कहानी की शुरुआत में हमें खून से लथपथ सोर्सरर को दिखाया जाता है जिसके शरीर में रॉयल फैमिली के मेंबर आग लगा देते हैं। यहाँ पे सोर्सरर को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का होता है। यहाँ पर सोर्सरर गिड़गिड़ा कर जान की भीख मांगता है पर तड़प तड़प कर सोर्सरर मरने लगता है। मरने से पहले सोर्सरर कहता है, मैं तो बस एक सोर्सरर बनना चाहता था। इन शब्दों के बाद ही सोर्सरर मर जाता है पर अचानक से ही सोर्सरर की आंखें दोबारा खुलने लगती है। सोर्सरर अपनी आंखों के सामने अपने से कई बड़े साइज में इंसानों को देखता है जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है और एक मैजिक स्पेल से हमला कर देता है। इसी हमले के साथ हमें पता चलता है कि सोर्सरर का रीइंकार्नेशन हो चुका है, वो भी रॉयल फैमिली में। सो क्या सोर्सरर अपनी प्रीवियस लाइफ का रिवेंज ले पाएगा, जानेंगे कहानी में आगे। इसी के साथ हमारी कहानी आगे बढ़ती है और कई साल बीत जाते हैं। यहाँ पर सारी मेड मिलकर लॉयड को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच हमारा सीन लॉयड पर जाता है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर लॉयड उन सारी मेड से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा होता है पर लॉयड को भागता हुआ वहां पर दो नाइट लीडर्स देख लेते हैं। उन दोनों नाइट लीडर्स में से एक नाइट लीडर लॉयड से बहुत ही प्यार से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर वो नाइट लीडर लॉयड से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है पर लॉयड के पास समय नहीं होता। वो मेड से छुपकर भागना चाहता था इसलिए वो वहां से भाग जाता है। यहाँ पर यह चीज दूसरा नाइट लीडर भी नोटिस कर लेता है और दूसरे नाइट लीडर से कहता है कि तुम आखिर इस सेवंथ प्रिंस से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये सेवंथ प्रिंस है, ये कभी किंग नहीं बनेगा, तो तुम्हें इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह सुनकर दूसरा नाइट लीडर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, भले ही ये सेवंथ प्रिंस है पर इसके किंग बनने के बहुत ज्यादा चांस है। ये जब पैदा हुआ था इसने अकेले ही आधे इस केसल को उड़ा दिया था। मुझे पूरा यकीन है ये सेवंथ प्रिंस अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है। नाइट्स के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन लॉयड पर जाता है जहाँ पर लॉयड जैसे तैसे कर सारी मेट्स से छुप छुपा कर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर लॉयड बुक के थ्रू एंशिएंट मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि इसी बीच वहां पर एक मेड आ जाती है जिसका नाम सिल्फी होता है। यहाँ पर सिल्फी लॉयड से कहती है, तो आप यहाँ हैं, चलिए जल्दी नहाने। सिल्फी के यहाँ कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्फी और सारी मेड्स के साथ लॉयड नहा रहा होता है। हाँ सही सुना, ये ठरकी लड़का सारी मेड्स के साथ नहा रहा है। इसी सार्वजनिक नहाने के दौरान ही लॉयड को एक मेड डराने लगती है और कहती है, आपको लाइब्रेरी में जाना बहुत पसंद है बट गलती से भी नीचे वाली लाइब्रेरी में मत जाना, बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इस चीज़ को सुनकर बाकी मेट्स हंसने लगती है और कहती है कि लॉयड्स इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के बीच में उन सारी मेट्स में से एक मेट कहती है कि प्रिंस लॉयड आज आप मेरे साथ सोएंगे। इसी बात पर सारी मेट्स की लड़ाई होने लगती है कि लॉयड किसके साथ सोएगा। इन सब की इसी लड़ाई का सही मौका देकर लॉयड वहां से फरार हो जाता है और काफी एक्साइटेड भी हो जाता है। लॉयड कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एक बेसमेंट लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, मुझे वहां पर और भी मैजिक सीखने को मिल सकता है। लॉयड के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बेसमेंट लाइब्रेरी के गार्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड को काफी नींद आ रही होती है जिसे देखकर दूसरा गार्ड कहता है, हे तुम सो मत जाना, तुम्हें पता है ना कि इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी खतरनाक चीज है, अगर वो बाहर आ गई तो पूरे किंगडम को तबाह कर देगी, तो अपनी आंखें खुली रखो और चौकन्ने रहो। यहाँ पर गार्ड्स ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, किसी बीच वहां पर लॉयड आ जाता है। यहाँ पर लॉयड एन्चांटमेंट कर अपने आप को इनविजिबल कर लेता है ताकि वो इजीली लाइब्रेरी के अंदर जा सके। लॉयड धीरे धीरे कर बिना कोई आवाज करे सक्सेसफुली लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। अंदर जाते से ही लॉयड कहता है कि ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ऊपर वाली लाइब्रेरी से भी ज्यादा बड़ी, तो आखिर इस लाइब्रेरी को ऐसे छुपा कर क्यों रखा है जैसे कि यहाँ पर कोई कर्स स्पिरिट हो। यह कहने के बाद लॉयड वहां पर बुक्स ढूंढने लगता है जिनके थ्रू लॉयड एंशिएंट मैजिक की जानकारी ले सके। यहाँ पर लॉयड एंशिएंट मैजिक की बुक ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है। इसी बीच एक बुक अपने आप ही मूव करते हुए लॉयड के पास जाती है। जैसे ही वो बुक खुलती है उसके अंदर से एक शैडो निकलती है जिसके शरीर पे पूरी तरह से जंजीरें बंधी होती है। वो शैडो लॉयड से कहती है, तुम काफी प्यारे बच्चे लग रहे हो और तुम इस लाइब्रेरी में आ चुके हो, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक तो आता है, तभी तुमने गार्ड्स को चकमा देकर यहाँ आए हो।
तो क्या तुम मुझे इस सील से बाहर निकाल सकते हो? वैसे भी ये सील टूटने वाली है, तो अगर तुम थोड़ा भी मैजिक इस्तेमाल करोगे तो मैं बाहर आ सकता हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें काफी सारा सोना दूंगा। यहाँ कहकर जैसे ही वो शेडो थोड़ा सा सोना लॉयड को दिखाती है तो उसे टच करके लॉयड कहता है, यह तो क्रिएशन मैजिक है और ये काफी बेकार क्रिएशन मैजिक था। तुम मुझे इस नकली सोने से उल्लू बनाना चाहते हो? लॉयड के मुंह से ये सब सुनकर डेमोनिक शेडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लग नहीं रहा था कि इतना छोटा बच्चा क्रिएशन मैजिक के बारे में अंदाजा लगा लेगा। ये सब सुनकर वो डेमोनिक शेडो लॉयड से कहती है कि तुम मुझे बाहर तो निकालो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर लॉयड कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर एंशिएंट मैजिक की बुक्स पढ़ने आया हूँ और मैं उसे पढ़कर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर डेमोनिक शेडो काफी डर जाता है कि अगर लॉयड यहाँ से चला गया तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो ऐसे ही कई सौ साल तक कैद रहेगा। यह सोचकर डेमोनिक शेडो लॉयड को लालच देने लगता है और कहता है, हे बच्चे, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हें खुद रेयर एंशिएंट मैजिक्स को सिखाऊंगा जिनके बारे में तुम्हें पूरी लाइब्रेरी में कहीं नहीं पता चलेगा। एंशिएंट मैजिक के बारे में सुनकर लॉयड को लालच आने लगती है, पर लॉयड अपने आप को कंट्रोल करता है और डेमोनिक शेडो से कहता है, हे तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, अगर मैंने तुम्हें सील से बाहर निकाला तो तुम किंगडम पर हमला कर दोगे। यह सुनकर डेमोनिक शेडो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे जिन्होंने भी बहुत पहले कैद किया था वो मर चुके हैं, अब मुझे किंगडम में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे निकाल कर तो देखो, अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, अब तुम खुद ही नहीं चाहते एंशिएंट मैजिक सीखना तो मैं क्या करूं। अब यहाँ पर लॉयड को डेमोनिक शेडो पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, पर यहाँ पर लॉयड को यह भी लालच थी कि डेमोनिक शेडो सच में बहुत पुराना क्रिएचर है, उसे सच में एंशिएंट मैजिक आता होगा। इसलिए लॉयड एंशिएंट मैजिक सीखने की लालच में अपनी एन्चांटमेंट से डेमोनिक शेडो को आजाद कर देता है। आजाद होते से ही डेमोनिक शेडो कहता है, हाँ, अगर मैं आजाद हो गया। यह सुनकर लॉयड कहता है, हाँ तुम अब आजाद हो चुके हो, तब मुझे भी एंशिएंट मैजिक सिखा दो। अब यह सुनते से ही डेमोनिक शेडो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और लॉयड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। पर जैसे ही धुआं हटता है वैसे ही हम देखते हैं कि लॉयड ने एक बैरियर बनाकर पूरे मैजिक को रिफ्लेक्ट कर दिया था। यह देखकर डेमोनिक शेडो भी काफी हैरान होता है। इसी बीच लॉयड बैरियर में से कहता है, यह मैजिक काफी अच्छा था बट इतना पावरफुल नहीं था, क्या तुम मुझे और एंशिएंट मैजिक दिखा सकते हो? अब यहाँ पर यह सुनकर डेमोनिक शेडो को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के ऊपर हमलों की बारिश कर देता है। इतने हमलों के बावजूद भी लॉयड के बैरियर पर खरोश तक भी नहीं आती, जिस चीज को देखकर डेमोनिक शेडो बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ये बैरियर टूट क्यों नहीं रहा है। इसी बीच बैरियर के अंदर लॉयड काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था इन सारी चीजों को देखकर। लॉयड कहता है, ये मैजिक स्पेल काफी यूनिक है, ये जरूर एंशिएंट मैजिक है। और यहाँ पर लॉयड कहता है, मुझे इसे फील करना है। और यहाँ कहकर लॉयड अपने हाथों को बाहर निकालता है और कुछ माना स्पेल्स को अपनी उंगलियों में पकड़कर अंदर आ जाता है। इस चीज से लॉयड की उंगली जलने लगती है, बट लॉयड कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, एंशिएंट मैजिक काफी यूनिक होते हैं। यहाँ पर हम लॉयड की आंखों में साइको ने साफ साफ देख सकते हैं कि लॉयड कितना ज्यादा पैशनेट है मैजिक को सीखने के लिए। लॉयड एंशिएंट मैजिक को फील करने के बाद बहुत ही इविल लुक के साथ डेमोनिक शेडो से कहता है, क्या तुम्हारे पास और एंशिएंट मैजिक है मुझे दिखाने के लिए, या फिर मैं तुम्हारा खात्मा कर दूं? लॉयड के इस रूप को देखकर और लॉयड की पावर को देखकर डेमोनिक शेडो पूरी तरह से हार मान लेता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। यह चीज देखकर लॉयड भी अपने बैरियर से बाहर आता है और पूरी लाइब्रेरी को वापस वैसा ही कर देता है जैसा वो पहले थी। यह चीज देखकर डेमोनिक शेडो और भी ज्यादा डर जाता है कि ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो लॉयड से कहता है कि आप बहुत ज्यादा बड़े सोर्सरर हो, आखिर आप हो कौन? सोर्सरर सुनते से ही लॉयड को अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, पर इससे पहले कि लॉयड को कुछ ज्यादा याद आता उससे पहले डीमन लॉयड से कहता है, मास्टर मेरा नाम ग्रीम है, मैं आपका स्लेव बनना चाहता हूँ, मुझे मत मारिए प्लीज। इस पर लॉयड कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे ये सारे एंशिएंट मैजिक प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सिखा दोगे। इस पर ग्रीम अपनी जान बचाने के लिए लॉयड से कहता है, बिल्कुल मास्टर, मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। ग्रीम की बातें सुनकर लॉयड कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि गार्ड हमें देख ले, तुम अपना साइज चेंज कर मेरे जैकेट में आ जाओ। लॉयड के कहते से ही ग्रीम अपना साइज चेंज कर एक क्यूट से स्टफ में बदल जाता है और लॉयड से कहता है, तुमने इतनी क्यूट चीज पहले कभी नहीं देखी होगी है ना?
लॉर्ड ग्रीम को पूरा इग्नोर कर देता है और कहता है जल्दी मेरे जैकेट में आ जाओ। यहाँ पर जैसे ही ग्रीम जैकेट के अंदर आता है तो वो मनी मन कहता है ये लड़का कितना बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता है क्या कि अगर डीमन किसी इंसान के शरीर के पास रहे तो वो उसे काबू में कर लेते हैं। यह सोचकर जैसे ही ग्रीम लॉयड के ब्रेन को काबू करने लगता है वैसे ही ग्रीम लॉयड के ब्रेन का माना देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। ग्रीम को घबराता और कांपता हुआ देखकर लॉयड ग्रीम से कहता है तुम इतना कांप क्यों रहे हो। लॉयड की इस बात पर ग्रीम कहता है कुछ नहीं मास्टर, बस आप चलिए, मुझे बस ठंड लग रहा है। ग्रीम के कहने पर लॉयड लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है और इसी दौरान ग्रीम मन ही मन प्लान बना लेता है कि जिस दिन लॉयड थोड़ा भी कमजोर उसे दिखाई देगा वो लॉयड की बॉडी पर काबू कर लेगा। पर तब तक ग्रीम को लॉयड के लिए लॉयल रहना होगा। ग्रीम के इसी इविल प्लान के साथ हमारी कहानी आगे बढ़ जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेकंड प्रिंस को, यानी लॉयड के बड़े भाई को। सेकंड प्रिंस सीधा लॉयड के रूम में ही आ रहे होते हैं। जैसे ही लॉयड के रूम में सेकंड प्रिंस आते हैं वैसे ही लॉयड ग्रीम को छुपने को कह देता है। इस जगह पर लॉयड के बड़े भाई का नाम एल्बर्ट होता है। इस जगह पर एल्बर्ट लॉयड को ट्रेनिंग करने के लिए बुलाने आया था। इस जगह पर लॉयड भी एल्बर्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए हाँ कर देता है। इस जगह पर ट्रेनिंग पे जाते हुए लॉयड से ग्रीम पूछता है क्या यही सेकंड प्रिंस है जिसके किंग बनने के सबसे ज्यादा चांस है। इस पर लॉयड कहता है हाँ, सेकंड प्रिंस से किंग बनने के लिए पूरे वर्दी हैं। वो फर्स्ट प्रिंस से ज्यादा स्वॉर्ड्समैनशिप में बेटर है और म्यूजिशियन भी काफी अच्छे हैं और साथ ही में वो काफी काइंड और जेंटल इंसान है। वो कई बार मुझे अपने साथ ट्रेनिंग पर बुलाते हैं। लॉयड के इन शब्दों के साथ हमें सेकंड प्रिंस की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सेकंड प्रिंस काफी अच्छे तरीके से अपने मैजिक को यूटिलाइज कर निशाना लगा पा रहे थे। इस जगह पर सेकंड प्रिंस अपनी ट्रेनिंग करने के बाद लॉयड से कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम भी निशाना लगा कर बताओ। इस जगह पर लॉयड मन में सोचता है कि उसने अगर फायरबॉल से हमला किया तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और सबकी नजरें उस पर आ जाएंगी और उसे जबरदस्ती ही किंग के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा और वो मैजिक नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसे मामूली हमला करना है ताकि लोग उसे एक नॉर्मल बच्चा समझे और उसे ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम मिल सके मैजिक सीखने के लिए। यह सोचकर लॉयड गोल्स पर हमला करता है। बहुत ज्यादा कंप्रेस मैजिक की वजह से गोल्स पे सारे हमले सटीक लगते हैं पर किसी भी गोल पर कोई भी खरोश नहीं आती। यह देखकर वहां के कुछ लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं लॉयड का मैजिक इतना कमजोर है कि इसकी फायरबॉल से तो पेपर भी नहीं चलेगा। यह चीज सुनकर ग्रीम कहता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, क्या इन्हें समझ नहीं आया है कि हमला यूटिलाइज करके कंप्रेस किया गया था, तभी तो यह हमला इतना छोटा होने के बावजूद भी सीधा निशाने पर लगा। इस जगह पर ग्रीम अकेले नहीं था जिसे ये पता लग चुका था कि लॉयड ने जानबूझ के उसके हमले को कंप्रेस किया है। कहीं ना कहीं सेकंड प्रिंस एल्बर्ट को भी ये बात पता है कि लॉयड अपनी पावर्स को कंप्रेस कर रहा है। लॉयड्स की पावर्स के बारे में पता होने के बावजूद भी वो किसी से कुछ नहीं कहते। अब ऐसा क्यों है कहानी में आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद सेकंड प्रिंस लॉयड से कहते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, तुम यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग कर सकते हो। इस जगह पर सेकंड प्रिंस और बाकी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। यह चीज देखकर लॉयड कहता है फाइनली अब ये पूरी ट्रेनिंग प्लेस मेरी है, मैं जैसे चाहूं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह चीज कहते से लॉयड सीधा ग्रीम से कहता है हम वही मैजिक करेंगे जो तुम मुझसे लड़ते समय कर रहे थे। इस चीज को सुनकर ग्रीम कहता है कि नहीं, वो सिर्फ डेविल या फिर डीमंस कर सकते हैं जिनका 2 मुंह होता है। 2 मुंह से अगर हम स्पेल पढ़ेंगे तो पावर लेवल बढ़ जाएगा और डबल अटैक लगेगा और तुम्हारे 2 मुंह नहीं है तो तुम इस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज को सुनकर लॉयड कहता है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में करेंगे। इस जगह पर ग्रीम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि लॉयड कहना क्या चाहता है। अब इससे पहले कि ग्रीम कुछ समझ पाता लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल कर ग्रीन को अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेता है। यह चीज करने के बाद लॉयड ग्रीम से कहता है अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अब चलो मेरे साथ स्पेल बोलो। इस जगह पर ग्रीम को लगता है कि वो लॉयड के मैजिक को तो आराम से संभाल लेगा और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। पर जैसे ही लॉयड अपने माना का फ्लो शुरू करता है ग्रीम को महसूस होने लगता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा कि ग्रीम की बॉडी से खून निकलने लगता है। ओवरलोड होने के बाद ग्रीम मैजिक स्पेल को स्टॉप करता है और लॉयड से पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, इतना ज्यादा माना क्यों फ्लो हो रहा है। इस पे लॉयड कहता है नहीं, मैं ज्यादा मैजिक स्पेल नहीं कास्ट करना चाहता, बस सो ही करना चाह रहा हूँ। इस चीज को सुनकर ग्रीम कहता है तुम पागल हो क्या, एक इंसान सिर्फ 3 मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकता है, तुम एक साथ इतने मैजिक स्पेल मेरे ऊपर क्यों यूज करना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो।
अब शांतिपूर्वक सिर्फ एक ही मैजिक स्पेल को कास्ट करो, ठीक है ना। इस जगह पर ग्रीम की कंडीशन देखकर लॉयड एग्री कर देता है सिर्फ एक ही मैजिक स्पेल को कास्ट करने के लिए। अब इसके बाद लॉयड और ग्रीम एक साथ मैजिक स्पेल को कास्ट करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक ग्रीम को महसूस होने लगता है कि अकेला मैजिक स्पेल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर ये गलती से भी किंगडम पे लगा तो पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा और साथ में वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो लॉयड से कहता है कि इस मैजिक स्पेल को कुछ करो, इसे किंगडम की तरफ मत जाने देना। इस चीज को सुनकर लॉयड इस पूरे मैजिक स्पेल को आसमान की ओर कर देता है और ये मैजिक स्पेल की फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आसमान की तरफ मोड़ने के बावजूद भी किंगडम के लोग बहुत दूर दूर से इस मैजिक स्पेल की फोर्स को देख पा रहे होते हैं। इसी बीच हमें दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेकंड प्रिंस से कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप सेवंथ प्रिंस पे इतना ध्यान क्यों देते हैं, यानी यहाँ पर लॉयड की बात हो रही है। इस पर सेकंड प्रिंस कहते हैं लॉयड में कुछ खासियत है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो जानबूझ के अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है और आज भी जब उसने मैजिक का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर अपने मैजिक को कंप्रेस किया है। सेकंड प्रिंस की इन बातों को सुनकर उनके आसपास के लोग कहने लगते हैं आप लॉयड को कुछ ज्यादा ही बड़ा बता रहे हैं, वो बस एक कमजोर लड़का है और कुछ भी नहीं। वो पावर्स को हाइड नहीं कर रहा है, उसके पास उतनी ही पावर्स हैं, वो कोई प्रोडिजी वगैरह नहीं है। इनकी इन्हीं शब्दों के बीच में हमें लॉयड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लॉयड से ग्रीम कह रहा होता है तुमने पूरे आसमान में से बादल गायब कर दी है, यहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्स दिख रहा है। अगर तुमने वो हमला अर्थ पे किया होता तो ये किंगडम नहीं पूरी अर्थ ब्लास्ट हो जाती। अपनी पावर्स पे कंट्रोल रखो, किसी दिन तुम अपने साथ साथ इस पूरी अर्थ को ब्लास्ट मत कर देना। ग्रीम की इन बातों पर लॉयड कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये स्पेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं अगली बार अपने मैजिक को कंप्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। लॉयड की इन बातों को सुनकर ग्रीम लॉयड से कहता है खैर अच्छा है कि इस हमले के बारे में किसी को भी अभी तक तो अंदाजा नहीं लगा है। यहाँ पर ग्रीम ये कहता ही है कि हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इस हमले की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है। खैर इस जगह पर लॉयड और ग्रीम के लिए अच्छी बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता है कि इस पूरे हमले के पीछे लॉयड और ग्रीम का हाथ है। सबको ये लग रहा था कि ये एक नेचुरली हुआ है। इस खबर के जस्ट नीचे ग्रीम पढ़ता है कि एक डंजन कंपनी कई सारे ए रैंक हीरोज को अपने यहाँ जॉब दे रहे हैं, जहां पर इन हीरोज को बताए गए डंजन में जाकर वहां पर से ट्रेजर इकट्ठा करना है। ये चीज लॉयड को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो ग्रीम से कहता है चलो हम भी डंजन एक्सप्लोर करने चलते हैं। इस चीज को सुनकर ग्रीम लॉयड को रोकता है और उससे समझाता है कि अगर तुम यहाँ से गायब हो गए तो पूरे किंगडम में बवाल मच जाएगा, तुम सेवंथ प्रिंस हो, कोई मामूली इंसान नहीं। ग्रीम की इन बातों को सुनकर लॉयड ग्रीम से कहता है चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में सोच रखा है। ग्रीम से यह कहकर लॉयड एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और अपनी एक रेप्लिका बना लेता है। वो रेप्लिका लॉयड से इतनी ज्यादा सिमिलर होती है कि ग्रीम लॉयड से कहता है कि हाँ यह आइडिया बिल्कुल अच्छा है। पर इस चीज को सुनकर ग्रीम से लॉयड कहता है नहीं, बाकी सब पे तो ये रेप्लिका काम कर जाएगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि एक रेप्लिका है, बट मेरी टीचर एक सेकंड में पता लगा लेगी कि ये मैं नहीं एक रेप्लिका है। उन्होंने एक बार मेरी 0.6 मिलीमीटर बड़ी हाइट को भी ऑब्जर्व कर लिया था। लॉयड की बातें सुनकर ग्रीम कहता है इसका मतलब डंजन का प्लान कैंसिल। अब जैसे ही ग्रीम ये कहता है हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड डंजन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एवन लॉयड के हाथों में ग्रीम का मुंह भी होता है। इस जगह पर लॉयड ग्रीम से पूछता है वहां पर सब कुछ कैसे चल रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉयड ने ग्रीम की सोल को उस रेप्लिका के अंदर डाल दिया है और ड्रीम की माउथ सोल को अपने हाथों में डाल दिया है, ताकि अगर कैसल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी हुई तो लॉयड को ग्रीम सीधा बता देगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है और लॉयड वापस लौट आएगा। यहाँ पर लॉयड आगे बढ़ रहा होता है डंजन को ढूंढने की ओर कि इसी बीच लॉयड की नजर जाती है एक लड़की पर जो अकेले ही कुछ डीमन से लड़ रही होती है। इस जगह पर हम देखते हैं कि वो लड़की भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत ही आसानी से उन सारे डीमंस को हरा देती है। अब ये सारी चीजों को लॉयड चट्टान के पीछे से छुप कर देख रहा होता है और लॉयड इस लड़की की पावर को देखकर कहता है ये लड़की जरूर ए रैंक वॉरियर तो होगी। अब इस जगह पर लॉयड की इस प्रेजेंस को वो लड़की भी ऑब्जर्व कर लेती है और वो लॉयड से कहती है चट्टान के पीछे कौन है, बाहर आओ। अब इस जगह पर लॉयड अचानक से घबरा जाता है और वो ग्रीम से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। इस पर ग्रीम उससे कहता है कुछ भी करो, अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सेवंथ प्रिंस हो। इस जगह पर कोई भी जवाब ना आने पर वो लड़की कहती है मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो।
और यह कहकर वो लड़की पलक झपकते से ही चट्टान के ऊपर आ जाती है। चट्टान के ऊपर आते से ही वो अपने सामने लॉयड को देखती है। इस जगह पर हम देखते हैं कि लॉयड ने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है। लॉयड उस लड़की से कहता है, मैं बस यहाँ से जा रहा था। इस जगह पर लॉयड ग्रीम से पूछता है, कहीं उसे पता तो नहीं लग जाएगा ना कि मैंने अपना अपीयरेंस चेंज कर रखा है। इस पर ग्रीम कहता है, नहीं चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का माना तुम्हारे लेवल का है कि वो तुम्हारे मैजिक का पता लगा पाए। लॉयड और ग्रीम की इन्हीं बातों के बीच में हमें दूसरी तरफ उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लड़की लॉयड को देखकर मन ही मन कह रही थी कि ये लड़का कितना हैंडसम है, मुझे जैसे तैसे कर इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। और यह सोचते हुए वो अननोन लड़की लॉयड से पूछती है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर लॉयड उसे बता देता है कि वो डंजन ढूंढ रहा है ताकि वो उस डंजन को एक्सप्लोर कर सके। लॉयड उस लड़की से झूठ बोल देता है कि वो बस एक मामूली सा एक्सप्लोरर है। डंजन के बारे में सुनते से ही यहाँ पर उस अननोन लड़की को एक तरीका मिल जाता है लॉयड के साथ रहने का। इस जगह पर वो अननोन लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम काओ है और मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। मैंने पिछले 18 साल से बहुत ट्रेनिंग करी है और मैं तुम्हारी डंजन ढूंढने में मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। काओ के यह कहते से ही हम अगले सीन में देखते हैं कि डंजन के अंदर काओ कई सारे मॉन्स्टर्स को अपनी पावर की मदद से आसानी से मारे जा रही थी। इस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स को सफाया करने के बाद काओ लॉयड से कहती है, क्या तुम्हें मेरी ताकत देखकर मुझसे प्यार हुआ? यह कहकर जैसे ही काओ लॉयड की तरफ देखती है वहां पर उसे पता चलता है कि लॉयड उसे पूरी फाइट के दौरान इग्नोर कर रहा था और बस इस डंजन के अंदर के रेयर आइटम्स को कलेक्ट कर रहा था। यह देखकर काओ का पूरा दिल टूट जाता है। खैर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि काओ और लॉयड एक जगह पर कैंप फायर जलाकर बैठे हुए होते हैं। इस जगह पर लॉयड काओ से पूछता है कि क्या तुम अकेले सफर कर रही हो? इस पर काओ बोलती है, हाँ मैं अकेले सफर कर रही थी क्योंकि मुझे अभी तक तुम्हारी तरह कोई पार्टनर नहीं मिला था, बट अब शायद मुझे अकेले सफर नहीं करना होगा। इस जगह पर लॉयड अगेन काओ की सस्ती सी फ्लर्टिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और काओ से पूछता है, तुम फाइट के दौरान मैजिक इस्तेमाल नहीं करती हो, तुम ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हो है ना? इस जगह पर लॉयड के मुंह से ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में सुनकर काओ थोड़ी हैरान होती है क्योंकि लॉयड जिस कंट्री और रीजन में रहता है उस जगह पर मैजिक के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ के लोग ब्रीदिंग टेक्निक नहीं जानते हैं, पर लॉयड जानता है। इसलिए काओ लॉयड से पूछती है कि तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में कैसे पता है? इस पर लॉयड बताता है कि उसने बचपन में काफी सारी बुक्स पढ़ी है जिसमें उसने अलग अलग रीजन की अलग अलग टेक्निक्स और मैजिक के बारे में पढ़ा है। लॉयड की बात सुनकर काओ कहती है, मैं काफी इंप्रेस हुई कि तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता है। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही रेयर टेक्निक है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। इस जगह पर लॉयड काओ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे ब्रीदिंग टेक्निक सिखा सकती है। इस जगह पर काओ को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अब आखिरकार लॉयड उसे अटेंशन देगा। इस जगह पर काओ हाँ कहने वाली होती है कि इधर काओ देखती है कि पहले से ही लॉयड ने ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। इस जगह पर शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अचानक से ही ब्रीदिंग टेक्निक लॉयड के लंग में फंस जाती है जिससे लॉयड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस चीज को देखकर काओ काफी घबरा जाती है, पर कुछ देर बाद लॉयड नॉर्मल हो जाता है। काओ लॉयड को समझाती है कि तुम्हें ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पर हाँ कहना पड़ेगा तुमने पहली बार के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म किया, तुम जल्दी सीख जाओगे, पर अगली बार मेरे कहे बिना ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने का सोचना भी मत। तुम्हें मैं सिखाऊंगी कि कैसे ब्रीदिंग टेक्निक करना है, ठीक है ना? काओ के कहते से ही हम अगले सीन में देखते हैं कि काओ ने इस डंजन के आखिरी डीमन को भी खत्म कर दिया है। इस जगह पर इस डंजन के सारे डीमंस खत्म हो चुके होते हैं। सारे डीमंस और गोब्लिन का खात्मा करने के बाद आखिरकार लॉयड और काओ को इस डंजन का ट्रेजर बॉक्स मिल जाता है। इस जगह पर लॉयड को ट्रेजर से ज्यादा ट्रेजर बॉक्स में दिलचस्पी होती है क्योंकि वो ट्रेजर बॉक्स काफी एंशिएंट होता है और काफी यूनिक मटेरियल से बना होता है जिसकी लॉयड तारीफ कर रहा होता है। लॉयड का नॉलेज देखकर काओ साइड में जाकर कहती है कि इसके नॉलेज से तो ग्रैंडफादर इंप्रेस हो जाएंगे और मैं इससे शादी कर पाऊंगी। यहाँ पर काओ अपने मन में लड्डू फोड़ ही रही होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि काओ और लॉयड उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं। ट्रेजर बॉक्स ओपन करते दौरान ही अचानक से लॉयड देखता है कि उस ट्रेजर बॉक्स में से एक हमला होने वाला है। यहाँ पर लॉयड अपने साथ काओ को धकेल लेता है और जैसे तैसे कर उस हमले से बच जाता है। यहाँ पर लॉयड और काओ की नजर पड़ती है कि उस बॉक्स में से एक स्केलेटन निकल आया है। इस जगह पर उस स्केलेटन को देखकर लॉयड पूछता है, ये क्या चीज है? लॉयड के इसी सवाल के साथ ट्रिपल एस रैंक मैजिशियन का एपिसोड नंबर 2 समाप्त हो जाता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में उस स्केलेटन को देखते से ही काओ लॉयड से कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और यहाँ कहकर काओ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लॉयड को वहां से डंजन की एंट्रेंस की तरफ धका देती है। यह करते दौरान काओ रॉबर्ट से कहती है, यानी लॉयड से कहती है कि रॉबर्ट यहाँ से चले जाओ, भले ही इस धक्के से तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी, पर ये स्केलेटन एक सोर्सरर है, इसके हाथों तुम जरूर मारे जाओगे। यहाँ पर हम दोनों में से किसी न किसी एक को अपनी सोल इस सोर्सरर को देनी होगी, और ये काम मैं करूंगी। काओ की बातों से हमें पता चलता है कि ये स्केलेटन एक डेड सोर्सरर है, और इसे मारने के लिए किसी भी हीरो का लेवल मिनिमम AA रैंक तो होना ही चाहिए। यानी यहाँ पर काओ कुछ भी कर ले वो मार ही जाएगी। ये जानते हुए भी काओ वहां पर उस स्केलेटन से लड़ने लगती है। इस जगह पर काओ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को फुल पावर के साथ यूज करती है, पर इसके बावजूद भी उस स्केलेटन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो स्केलेटन बहुत ही आसानी से काओ को हराने लगता है। लड़ाई के दौरान काओ को भी पता होता है कि वो इस स्केलेटन से नहीं जीत पाएगी, पर वो यहाँ पर बस समय निकाल रही थी ताकि लॉयड इस डंजन से भाग सके। इसी बीच हम दूसरी तरफ लॉयड को देखते हैं जो अभी तक हवा में ही होता है। असल में लॉयड ने अपने ऊपर बैरियर लगा लिया है। इस जगह पर लॉयड सोच रहा होता है कि उसे डंजन, ट्रेजर और उस स्केलेटन के बारे में अभी भी बहुत कुछ जाना है, पर काओ ने उसे धक्का क्यों दिया? क्या उसे वापस वहां पर जाना चाहिए? इसी बीच हमारा सीन वापस से काओ पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काओ के शरीर पर काफी सारे घाव आ चुके हैं, और अब उसे पूरा पता चल चुका है कि अगर वो कुछ देर और रुकी तो ये डेड सोर्सर उसे किसी भी सेकंड मार डालेगा। इस जगह पर काओ को ये भी लगता है कि रॉबर्ट यानी लॉयड अभी तक इस डंजन से बाहर निकल चुका होगा, तो उसे भी जल्द से जल्द किसी पतली गली पकड़कर यहाँ से निकलना चाहिए। इस जगह पर जैसे ही काओ वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, वो डेड सोर्सर उसे देख लेता है और उससे कहता है, क्या ब्रीदिंग टेक्निक यूजर इतना ही शक्तिशाली होता है? अगर हाँ तो तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया ऐसी घटिया टेक्निक को सीखने के लिए। वैसे सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी सोल को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उस लड़के की सोल खानी है। उसने मेरे हमले को इतनी आसानी से कैसे डोज कर लिया और उसे कैसे पता चल गया? मुझे उस लड़के से लड़ाई करनी थी, पर तुमने उस लड़के को यहाँ से भगा दिया है, तो इस गलती की सजा के रूप में तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी वजह से मेरा एक शिकार यहाँ से फरार हो गया है। यह कहते से ही वो डेड स्केलेटन एक बहुत ही खतरनाक हमले को एन्चांट करना शुरू कर देता है, और वो उस हमले से काओ को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लॉयड जाता है और वो काओ और अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है। इस जगह पर काओ को शुरुआत में काफी गुस्सा आता है कि लॉयड यहाँ पर वापस आ चुका है और उसकी जान को यहाँ पर खतरा है, पर इस जगह पर जैसे काओ लॉयड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखती है, वो समझ जाती है कि लॉयड जानता है वो क्या कर रहा है। लॉयड को देखकर वो डेड स्केलेटन सोर्सरर भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही लॉयड की ही सोल को एब्जॉर्ब करना चाह रहा था। यहाँ सोचकर कि वो बहुत आसानी से लॉयड को हरा देगा, वो डेड स्केलेटन सोर्सरर अपने मैजिक को एन्चांट करने लगता है और बहुत ही बड़ा हमला बनाकर लॉयड के ऊपर हमला करता है। पर लॉयड बहुत ही स्पीड से अपने बैरियर से बाहर निकलकर उस स्केलेटन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर वो स्केलेटन भी काफी हैरान होता है कि लॉयड ने कोई भी एन्चांटमेंट नहीं बोली और वो टेलीपोर्ट हो गया। इस चीज पे वो स्केलेटन ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर से अगेन लॉयड पर हमला करता है, पर इस जगह पर लॉयड अपने ऊपर एक काफी ताकतवर बैरियर बना लेता है। इस चीज को देखकर वो स्केलेटन भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी लॉयड के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था। इस जगह पर लॉयड उस बैरियर के अंदर ब्रीदिंग टेक्निक और मैजिक को एक साथ यूज करने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पर लॉयड ने डिसाइड किया था कि अगर वो ब्रीदिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकता तो वो मैजिक का यूज करेगा, ताकि वो ब्रीदिंग टेक्निक को कुछ हद तक प्रॉपर्ली यूज कर सके। परंतु बैरियर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन न होने की वजह से लॉयड अच्छी तरह से ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसलिए लॉयड डिसाइड करता है कि वो अपने बैरियर को खुद ही तोड़ लेगा, ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके और वो ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। पर इस जगह पर जैसे ही लॉयड अपना बैरियर तोड़ता है तो स्केलेटन को ऐसा लगता है कि उसने अपने मैजिक से इस बैरियर को तोड़ा है, और उसे लगता है कि लॉयड अपनी पावर्स की लिमिटेशंस पर आ चुका है और अब वो अगर थोड़ी और कोशिश करेगा तो वो लॉयड को आसानी से हरा सकता है। पर इस जगह पर काओ समझ चुकी थी कि लॉयड ने जानबूझ के अपने बैरियर को तोड़ा है, वो बस ब्रीदिंग टेक्निक को प्रॉपर्ली करना चाहता है।
और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही वो स्केलेटन लॉयड के ऊपर हमला करता है, लॉयड अपनी ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प से उन सारे हमलों को कंप्रेस करने लगता है। इस चीज को देखकर स्केलेटन भी काफी हैरान हो जाता है कि एक बच्चा उसके मैजिक को ब्रीदिंग टेक्निक से कंप्रेस कर रहा है। इस जगह पर धीरे धीरे करके लॉयड उसके पूरे मैजिक को कंप्रेस कर देता है, पर इस जगह पर वो स्केलेटन अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है और सोचता है कि इसके अंदर लॉयड उसे नहीं मार पाएगा। पर लॉयड ब्रीदिंग टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अंदर मैजिक और बढ़ा देता है, जिससे मैजिक और ब्रीदिंग टेक्निक मिक्स हो जाती है और लॉयड बहुत ही आसानी से उस स्केलेटन को बैरियर के अंदर भी खत्म कर देता है। लॉयड्स की ब्रीदिंग टेक्निक को देखकर काओ काफी इंप्रेस होती है, पर वो लॉयड से कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड और काओ उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और वहां पर काओ को एक काफी ही पुराना एंशिएंट नाइफ मिलता है, जिसे देखकर काओ कहती है, हमने इतनी सारी मेहनत करी और उस डेड सोर्सर से लड़ाई करी इस गंदे से एक नाइफ के लिए। उस नाइफ को देखकर काओ भले इंटरेस्टेड ना हो, पर उस नाइफ में लॉयड काफी इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि लॉयड को ऐसा लग रहा था कि ये नाइफ काफी एंशिएंट है, इसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होगा, तभी तो वो डेड सोर्सर इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए लॉयड काओ से पूछता है कि अगर तुम इस नाइफ में इंटरेस्टेड ना हो तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ। इस चीज पे काओ मान जाती है, क्योंकि काओ को बस वो नाइफ एक बेकार सा नाइफ लग रहा था। इस जगह पर ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने के कुछ देर बाद ही वो डंजन गिरने लगता है। इस चीज को देखकर लॉयड पूछता है कि ये क्या हो रहा है। इस पे काओ बताती है कि हम जैसे ही ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं उसके कुछ देर बाद ही डंजन्स गिरने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट ये होता है। इस चीज को सुनकर लॉयड को ट्रेजर बॉक्स के अंदर भी इंटरेस्ट आ जाता है। उसे जानना था कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए लॉयड चाहता था कि वो ट्रेजर बॉक्स को भी अपने साथ ले जाएगा। पर इस जगह पर डंजन तेजी से गिरने लगता है। काओ उससे कहती है कि हम इस बॉक्स को बाहर नहीं ले जा पाएंगे, डंजन गिर जाएगा। पर इस जगह पर काफी कोशिश करने के बाद लॉयड भले ट्रेजर बॉक्स को बाहर नहीं ला पाता, पर लॉयड वहां से उस ट्रेजर बॉक्स का ढक्कन खोल कर ले आता है। इस जगह पर लॉयड को हर चीज में इंटरेस्ट होता है, बस काओ को छोड़कर। इस जगह पर काओ लॉयड से पूछती है कि तुमने मैजिक का इस्तेमाल कर उस सोर्सर को क्यों नहीं हराया, तुमने ब्रीदिंग टेक्निक की क्यों इस्तेमाल करी। क्या तुमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उस सोर्सरर ने ब्रीदिंग टेक्निक की इंसल्ट करी थी? क्या तुमने मेरा रिवेंज लिया, ये सब मेरे लिए करा? काओ की इस बात पर लॉयड जवाब देता है, लॉयड कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बस उसने इसलिए करा क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक की पावर्स को देखना चाहता था। काओ की उम्मीदों पर पानी फेरने के बाद लॉयड काओ से कहता है, अरे मैं तो भूल गया था, मुझे घर जाना है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लॉयड के हवा में जाते से ही काओ को रियलाइज होता है कि उसने लॉयड से पूछना भूल ही गई कि वो रहता कहाँ है। काओ को चिल्लाता हुआ दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड वापस के ग्रह में आ चुका है, जहां पर वो जैसे ही कैसल में जाता है तो वहां पर देखता है कि ग्रीम तो कोमा में जा चुका है। मतलब ग्रीम की कंडीशन यहाँ पर बहुत खराब होती है। इस जगह पर ग्रीम लॉयड से कहता है कि अच्छा हुआ तू भाग गए, तुम्हारी टीचर ने मुझे आज बहुत मारा है। यहाँ पर ग्रीम लॉयड से ये भी कहता है कि अगर वो कुछ देर और नहीं आता तो वो उसकी टीचर से बचने के लिए खुद ही आत्महत्या कर लेता। लॉयड ग्रीम की बातें सुनकर ग्रीम को सिंपैथी देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड उस नाइफ के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लॉयड ग्रीम से कहता है कि ये नाइफ भले ही पुराना दिख रहा है, पर मैं श्योर हूँ कि इसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एन्चांटमेंट होगी, जिन्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ कि किसी चीज पर एन्चांटमेंट कैसे की जाती है। उस नाइफ की एन्चांटमेंट्स को देखने के लिए लॉयड उस नाइफ को एक मैजिक वाटर में डाल देता है, जहां पर उस नाइफ की एन्चांटमेंट साफ साफ दिख पा रही थी। इसे देखकर लॉयड कहता है, मुझे लगा ही था ये काफी रेयर ट्रेजर है। एन्चांटमेंट्स को देखकर ग्रीम लॉयड से कहता है, तुम्हें एन्चांटमेंट्स का भी नॉलेज है, तो क्या तुम एन्चांटमेंट कर सकते हो? इस पे लॉयड कहता है अभी तो नहीं, बट मुझे इस नाइफ के एन्चांटमेंट को बाहर निकाल कर इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी होगी और पता करना होगा कि आखिर ये एन्चांटमेंट कैसे होती है। यहाँ के लॉयड उस नाइफ में से मैजिक वाटर का इस्तेमाल कर उस एन्चांटमेंट लेयर को निकाल लेता है और उसे एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देता है। उस सॉल्यूशन की हेल्प से लॉयड को पता चल जाता है कि इस एन्चांटमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट और मैजिक स्पेल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर लॉयड को मैजिक स्पेल की कोई चिंता नहीं होती, उसे कॉन्फिडेंस था कि वो सारे मैजिक स्पेल को फॉर्म कर लेगा। पर यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स की नीड थी इस एन्चांटमेंट को पूरा करने की, वो काफी ज्यादा रेयर थी, जैसे कि सिल्वर सॉल्यूशन और गोबलिन ऑयल। यहाँ पर वो सिल्वर सॉल्यूशन तो फिर भी ढूंढ लेगा, पर गोबलिन ऑयल काफी ज्यादा रेयर है। बहुत ही कम प्रजाति के गोबलिन ऑयल कंटेन करते हैं।
यहाँ पर लॉयड डिसाइड करता है कि वो गोब्लिन ऑयल के बारे में बाद में सोचेगा, वो पहले सिल्वर सॉल्यूशन का इंतजाम करेगा। लॉयड के यहाँ कहते सही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड अपने डैड के पास हो जाता है, यानी किंगडम के किंग के पास। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइफ में पहली बार लॉयड अपने डैड से कुछ मांगने आया था, इसलिए उसके डैड भी काफी खुश होते हैं। यहाँ पर लॉयड अपने डैड से काफी सारे सिल्वर कॉइन्स मांगता है, जो उसके डैड बिना कोई हेजिटेशन के उसे दे देते हैं। इस जगह पर लॉयड के डैड सोच रहे होते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा इतने सारे कॉइन्स का करेगा क्या। लॉयड के डैड को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड और ग्रिम इतने सारे सिल्वर कॉइन्स को पिघला रहे होते हैं ताकि वो इन सिल्वर कॉइन से सिल्वर सॉल्यूशन बना सके। इस सीन को दिखाते हुए हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉयड सिल्फी से फाइट कर रहा होता है। इस जगह पर लॉयड काफी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी टीचर सिल्फी पर एक हमला तो कर ही सके, पर इस जगह पर सिल्फी लॉयड से कहती हैं अभी भी आप काफी स्लो हो मुझ पर अटैक करने के लिए, अभी आपको काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा सेवंथ प्रिंस। यह सुनकर लॉयड अपनी आसपास की जगह को हिला देता है ताकि वो सिल्फी को थोड़ा डराकर उसके ऊपर हमला कर सके। लॉयड के इस मैजिक स्पेल को देखकर सिल्फी भी काफी इंप्रेस होती है और जैसे ही लॉयड सिल्फी के ऊपर हमला करता है वैसे ही लॉयड देखता है कि सिल्फी वहां से गायब हो चुकी है। लॉयड को समझ नहीं आता कि सिल्फी कहाँ है, पर अचानक से इस जमीन के अंदर से लॉयड के ऊपर सिल्फी हमला कर देती है और हम देखते हैं कि लॉयड वहां पर हार जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्फी लॉयड को गोब्लिन ऑयल दे रही होती है। इस चीज को देखकर लॉयड सिल्फी से पूछता है इस चीज को लेकर तो हमारी कंडीशन थी ना सेंसे कि मुझे आपके ऊपर हमला करना होगा, पर मैं तो आपके ऊपर एक भी बार हमला नहीं कर पाया। इस चीज को सुनकर सिल्फी कहती है भले ही आप मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाए, पर मैं आज काफी खुश हूँ क्योंकि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप कितने कमजोर हो चुके हो, इसलिए मैं आपकी आज की परफॉर्मेंस से काफी खुश हूँ, इसलिए आप ये गोब्लिन ऑयल रख सकते हैं। असल में यहाँ पर सिल्फी इनडायरेक्टली ग्रीम को कमजोर बोल रही थी। यह चीज सुनकर ग्रीम कहता है क्या दिन आ गए मेरे, एक समय पर मैं इस किंगडम के लिए थ्रेट हुआ करता था और अब मैं एक मेट से मार खा रहा हूँ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड और ग्रिम ने मिलकर माना पोशन बना लिया है। अब बस लॉयड को वेपन चाहिए होंगे जिनके ऊपर वो एन्चांटमेंट कर सके, इसलिए लॉयड अपने बड़े भाई एल्बर्ट के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे कुछ वेपन्स की नीड है, क्या आप मुझे वेपन्स दे सकते हैं, मुझे उनमें एन्चांटमेंट करनी है। इस जगह पर एल्बर्ट को तो लॉयड पहले से ही बहुत पसंद होता है और उसे काफी अच्छा लग रहा था कि उसका छोटा भाई ग्रो कर रहा है और एन्चांटमेंट सीखने की कोशिश कर रहा है। इस जगह पर एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें वेपन्स दिलवा दूंगा। और यह कहकर एल्बर्ट अपने सारे नाइट से कहता है कि अपने सारे वेपन और स्वार्ड्स को ड्रॉप कर दो, मेरा छोटा भाई उन पर एन्चांटमेंट करेगा। इस जगह पर सारे नाइट्स एल्बर्ट से डरते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एल्बर्ट ही फ्यूचर में जाकर किंग बनेगा, इसलिए सारे नाइट्स अपनी स्वॉर्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं। पर इस जगह पर सारे नाइट्स काफी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्वॉर्ड्स काफी पसंद होती है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एन्चांटमेंट करना तो किसी बड़े के लिए भी नामुमकिन जैसा है, ये छोटा बच्चा उनकी सारी स्वॉर्ड्स को खराब कर देगा। ये सब चीजें ग्रिम भी समझ चुका था और उसे काफी बेकार लग रहा होता है कि कैसे सब लोग लॉयड को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वहीं पे दूसरी ओर एल्बर्ट को इतना महान मानते हैं। खैर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं लॉयड, ग्रिम और एक रेप्लिका जिसे लॉयड ने ही बनाया है, वो सब मिलकर यहाँ पर एन्चांटमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस जगह पर ग्रिम लॉयड से कहता है हमें ऐसे एन्चांटमेंट करनी है लॉयड कि वो नाइट्स देखकर हैरान हो जाएं और आगे से तुम्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। जिस पर लॉयड कहता है अच्छा ठीक है, हम शुरू करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉयड वेपन्स पर एन्चांटमेंट करना शुरू कर देता है। इस जगह पर जैसे जैसे एन्चांटमेंट बढ़ती जा रही थी लॉयड को काफी मजा आने लगता है, इसलिए लॉयड एक ही स्वॉर्ड पर कई सारे एन्चांटमेंट लगा देता है जैसे फायर ब्लास्टर, शार्पनेस, थंडर, इस तरह से कई सारी पावरफुल एन्चांटमेंट, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड का मेटल इन सब चीजों को झेल नहीं पाता और वो स्वॉर्ड टूट कर बिखर जाती है, जिससे लॉयड को काफी दुख होता है और वो समझ जाता है कि उसे काफी कम ही एन्चांटमेंट लगानी होगी क्योंकि इतना मेटल मजबूत नहीं है कि इतनी सारी एन्चांटमेंट को वो संभाल सके। यह चीज समझने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड फिर से एन्चांटमेंट करना शुरू कर देता है। लॉयड को एन्चांटमेंट करता हुआ दिखाते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले दिन देखते हैं कि लॉयड वापिस से एल्बर्ट के पास आ चुका होता है। यहाँ पर लॉयड कहता है कि मुझे माफ करना, सिर्फ 50 ही स्वॉर्ड्स पर मैं एन्चांटमेंट लगा पाया, बाकी सब खराब हो गई। इस जगह पर लॉयड मन में कहता है वैसे तो मैंने 80 to 100 स्वॉर्ड को एन्चांट कर लिया था,
बट मेरे अंदर लालच आ गई और मैंने उनके ऊपर और ज़्यादा एन्चांटमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे कर कर सारी स्वॉर्ड्स टूटने लगी और बस 50 स्वॉर्ड्स ही बची। इसके बाद लॉयड सब नाइट्स को उनकी स्वॉर्ड लौटा देता है, जहाँ पर सारे नाइट्स यही सोच रहे थे कि इस छोटे से बच्चे ने क्या एन्चांटमेंट की होगी। इसने सिर्फ नाम की एन्चांटमेंट करी है और इसे सिर्फ लग रहा है कि इसने एन्चांटमेंट करी है, इन स्वॉर्ड्स में तो हमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। यह सोचकर जैसे ही एक नाइट अपनी स्वॉर्ड को अपनी मयान में रखता है, वैसे ही उसकी मयान कट कर गिर जाती है। इस चीज से पता चलता है कि स्वॉर्ड में कितनी ज्यादा एन्चांटमेंट हो चुकी है कि मयान भी उस स्वॉर्ड की शार्पनेस से। इसके बाद लॉयड अपने बड़े भाई एल्बर्ट को भी उसकी स्वॉर्ड देता है, जहां पर स्वॉर्ड पकड़ते से ही एल्बर्ट पहचान जाता है कि उसकी स्वॉर्ड में कितना अंतर आया है। एल्बर्ट महसूस कर पा रहा था कि उसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इस जगह पर एल्बर्ट मन ही मन सोचता है कि लॉयड और कितना ज्यादा टैलेंटेड है, उसने पहली बार में एन्चांटमेंट करना सीख लिया है। यह सब सोचते हुए एल्बर्ट लॉयड से कहता है, इट्स इम्प्रेसिव, मैं तुम्हारी एन्चांटमेंट को महसूस कर पा रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसका ओरा मैं देखकर पता लगा पा रहा हूँ कि ये स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अभी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी तो करना होगा, तो मैं मॉन्स्टर हंट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे लॉयड? इस चीज़ को सुनकर लॉयड काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मॉन्स्टर हंट नहीं करा है। इसलिए लॉयड अपने ब्रदर से कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। लॉयड के यहाँ कहते सही हम अगले सीन में देखते हैं लॉयड, सिल्फी, एल्बर्ट और नाइट्स मॉन्स्टर हंट के सफर पर निकल पड़ते हैं। इस सफर के दौरान एल्बर्ट सिल्फी से कहता है, आप बहुत अच्छी सेंस से हैं, आप लॉयड का हमेशा ध्यान रखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट से ज़्यादा भी लॉयड के लिए कुछ फीलिंग्स रखती हैं। यह सुनकर सिल्फी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, जिसे देखकर एल्बर्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस मजाक में कहा था, बस आप अपनी स्वॉर्ड अंदर रख लीजिए। यह सुनकर सिल्फी कहती है, नहीं प्रिंस, मैंने आपके लिए नहीं, यहाँ पर कई सारे डीमंस आ चुके हैं। सिल्फी के यहाँ कहते से ही हम देखते हैं कि कई सारे डीमंस ने लॉयड और एल्बर्ट की कार्ट पर हमला कर दिया है। इस जगह पर वहाँ के सारे नाइट्स सतर्क हो जाते हैं और सिल्फी भी लॉयड से कहती है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इन सारे डीमंस को देख लूंगी। इस जगह पर लॉयड को भी पता होता है कि सिल्फी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेली इन सब चीजों को संभाल लेगी, इसलिए लॉयड आराम से बैठ जाता है। धीरे धीरे कर सिल्फी और नाइट्स मॉन्स्टर्स और डीमंस को खत्म करने लगते हैं। इसी दौरान एक डीमन सीधा लॉयड की कार्ट पर हमला कर देता है। सिल्फी भी कुछ दूर होती है। इस जगह पर वो डीमन लॉयड की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पर काओ आ जाती है और काओ उस डीमन का खात्मा कर देती है और काओ कहती है, मैंने यहाँ पर किसी हॉट और सख्त लौंडे को महसूस किया है, कहाँ है वो? इस जगह पर काओ को देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ से आ गई? यह कहकर सीधा काओ लॉयड के पास जाती है और कहती है, तुम तो रोबोट की तरह नहीं हो, बट काफी दिख सिमिलर रहे हो और तुम्हारा माना भी सिमिलर है और तुम हर्ट भी उसी की तरह हो, पर तुम रोबोट नहीं हो। रोबोट कहाँ पर है? क्या वो तुम्हारे साथ है? इस जगह पर लॉयड बहाना बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच वहां पर सिल्फी आ जाती है और सिल्फी काओ से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मदद करने के लिए, बट अब तुम लॉयड से साइड हट जाओ, उन्हें तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। सिल्फी के एटीट्यूड को देखकर काओ को गुस्सा आने लगता है और काओ और सिल्फी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इस जगह पर एल्बर्ट बीच में आकर उन दोनों की बहस को शांत करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ पर कई सारे नाइट्स मारे जा सकते हैं। इस जगह पर सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए एल्बर्ट काओ से कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो, हम नदी किनारे ही हमारा कैंप लगाने वाले हैं। क्या कहते से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि नदी के किनारे सबने अपना कैंप लगा लिया होता है। इस जगह पर काओ को यह भी पता चलता है कि एल्बर्ट एक प्रिंस है। यह बात जानते से ही काओ एल्बर्ट से माफी मांगने लगती है और कहती है, कहीं मैंने आपसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना प्रिंस, आप मेरी किसी बात से बुरा तो नहीं माने? इस चीज पे एल्बर्ट कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस जगह पर काओ ये भी कहती है कि मैंने यहाँ पर एक इंसान को महसूस किया था, मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसे सेंस किया था, उसका नाम रोबोट है, क्या आप उसे जानते हैं? इस पर एल्बर्ट कहता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता। इस पर काओ फिर से कहती है, मैंने उस हॉट लड़के को यहीं सेंस किया था। इस चीज को सुनते से सब नाइट्स कहते हैं, ये तो एक हफ्सी लड़की है। इस जगह पर एल्बर्ट से काओ अगेन पूछती है कि लॉयड कहाँ पर है, मुझे वो लड़का जाना पहचाना लग रहा है। इस पर एल्बर्ट पूछता है, लॉयड?
इसी बीच हमारा सीन लॉयड पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉयड एक टेंट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पर वो काओ से ही छुपने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी रोबोट वाली पर्सनालिटी के बारे में पता चले। इस जगह पर लॉयड डिसाइड करता है कि वो टेंट में जाकर सो जाएगा इससे पहले कि काओ उसे पहचान ले। यह डिसाइड कर जैसे ही लॉयड टेंट के अंदर घुसता है तो वो अपने सामने सिल्फी को कपड़े बदलते हुए देखता है। इस जगह पर लॉयड सिल्फी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे सिल्फी बहुत ही इनोसेंट बनकर कहती है, बस कपड़े बदल रही हूँ। इस पर लॉयड कहता है, वो मैं भी देख सकता हूँ, पर मेरे टेंट में क्यों बदल रही हो आप। इस जगह पर सिल्फी लॉयड को समझाती है कि इस जगह पर जितने भी नाइट्स हैं वो एल्बर्ट को ही प्रोटेक्ट करेंगे अगर डीमंस का हमला हुआ, क्योंकि एल्बर्ट ही अगले किंग बनने के उत्तराधिकारी हैं। पर अगर ज्यादा डीमंस ने हमला किया और लॉयड को जान पे खतरा आया तो ऐसा भी हो सकता है कि सिल्फी उसे बचा ना पाए दूर होने की वजह से। इसलिए सिल्फी आज लॉयड के साथ ही सोना चाहती है ताकि कोई भी डीमन अगर उनके ऊपर हमला करे। सिल्फी की बातें सुनकर लॉयड कहता है, सेंसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ एक हद तक, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए वरना मैं खुद चला जाता हूँ। यह कहकर लॉयड वहां से जाने लगता है, पर सिल्फी उसे जाने नहीं देती और अपनी टांगों से पकड़कर लॉयड को अपने अंडों के नीचे रख लेती है। इस जगह पर सिल्फी लॉयड को पकड़कर उसे समझाने लगती है, बाय द वे गाइस, ऐसा समझाना और बुझाना तो आप भी डिजर्व करते हो। खैर इसे समझाने और बुझाने के दौरान वहां पर काओ हो जाती है और काओ इस पूरे समझाने बुझाने वाली प्रोसेस को देखकर गलत समझ लेती है। काओ को देखकर सिल्फी को गुस्सा जाता है और वो काओ से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे काओ कहती है, तुम छोटे प्रिंस के साथ क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। और बात रही मेरे यहाँ पर होने की, मुझे एल्बर्ट ने भेजा है ताकि मैं लॉयड का ध्यान रख सकूं और डीमन से उसे सेफ रख सकूं। काओ की बातें सुनकर सिल्फी कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं लॉयड की टीचर हूँ, मैं लॉयड का ध्यान रख लूंगी। इस चीज पे काओ कहती है, मुझे तो लग रहा है डीमन से ज्यादा लॉयड को तुमसे सुरक्षा चाहिए, मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। काओ की बातें सुनकर यहाँ पर सिल्फी को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिल्फी काओ से कहती है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, यहाँ पर तुम्हारा काम ही क्या है, तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। सिल्फी की इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर काओ को भी गुस्सा आ जाता है और काओ और सिल्फी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सिल्फी अपने कम कपड़ों में ही टेंट से बाहर आ जाती है। सिल्फी के इस लुक को देखकर वहां के सारे ठरकी नाइट। इसी बीच लॉयड को एक अच्छा मौका मिलता है काओ और सिल्फी दोनों से बचकर यहाँ से निकलने का। इसी बीच लॉयड को वहां पर एल्बर्ट मिल जाता है। एल्बर्ट उसे समझाता है कि सिल्फी जिस हिसाब से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इनसिक्योर है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, पर याद रखना ये लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनसे जितना ज्यादा हो सके दूर ही रहा करो। एल्बर्ट की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन सिल्फी और काओ पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर नाइट्स को बहुत मजा आ रहा था सिल्फी के फिगर पर आंख सेकने में और काओ के मजे लेने में। अब इस चीज को काओ और सिल्फी दोनों नोटिस कर लेती हैं और वो सबसे पहले एक दूसरे से लड़ने के बजाय इन सारे नाइट्स को पीट देती हैं। इस चीज को देखकर एल्बर्ट लॉयड से कहता है, देखा ना तुमने, इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब एक साथ होकर तुम्हारी बैंड बजा दें। खैर इन्हीं सब सीन्स के बीच में वहां पर एक नाइट आकर बताता है कि जंगल में से कोई डीमन उनकी तरफ आ रहा है। वो नाइट ये कहता ही है कि तभी वहां पर जंगल में से एक बेयर वुल्फ डीमन आ जाता है। बेयर वुल्फ को देखते से ही लॉयड, काओ, सिल्फी, एल्बर्ट, ग्रीम और सभी नाइट्स चौकन्ना हो जाते हैं। इस जगह पर लॉयड ग्रीम से कहता है कि ये बेयरफुल तुम्हारी प्रजाति का ही है ना, ये कितना ताकतवर हो सकता है। इस पे ग्रीम कहता है, हाँ ये मेरे टाइप का ही डीमन है, बट मुझे इसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं है। इस जगह पर ग्रीम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और वो एक श्राइन की ओर देखा जा रहा था जो माउंटेन के ऊपर होती है। ग्रीम के इस बिहेवियर पे लॉयड का ध्यान नहीं जाता और हम देखते हैं कि सारे नाइट्स उस बेयर वुल्फ को मारने की कोशिश करने लगते हैं। काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी जब बेयर वुल्फ के ऊपर नाइट्स के हमले से कोई असर नहीं पड़ता तो खुद सेकंड प्रिंस सामने आते हैं, यानी एल्बर्ट। एल्बर्ट यहाँ पर अपने एन्चांटेड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बेयर वुल्फ पे फायरबॉल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेयर वुल्फ वहीं पर आग में भस्म होकर धराशायी हो जाता है। इस चीज को देखकर सारे नाइट्स एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं कि कैसे एल्बर्ट ने सिर्फ एक ही हमले से उस बेयर वुल्फ को धराशायी कर दिया। इस जगह पर एल्बर्ट की तारीफ हो ही रही होती है कि इसी बीच एल्बर्ट और सारे नाइट्स देखते हैं कि एल्बर्ट के पीछे वो बेयर वुल्फ वापस खड़ा हो चुका है। इस चीज को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने पावरफुल मैजिक स्पेल को ये बेयर वुल्फ सरवाइव कैसे कर गया। यहाँ पर ये बेयर वुल्फ खड़ा होता ही है कि इसके पीछे और कई सारे डीमंस आने लगते हैं।
वो डीमंस आते से ही सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। इस जगह पर सारे नाइट्स और बाकी सब लोग भी उन डीमंस का सामना करने लगते हैं। इस जगह पर सिल्फी लॉयड से कहती है कि आप पीछे रहिए, अब लड़ाई के बीच में मत आना। और यह कहकर सिल्फी भी उन डीमंस से लड़ने के लिए चली जाती है। कई देर लड़ाई होने के बावजूद भी डीमंस कम ही नहीं हो रहे थे। सिल्फी का और बाकी सब के हमले उन डीमंस पर लग तो रहे थे, पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डीमंस अपने आप को बहुत ही फास्ट रीजनरेट कर रहे थे। इवन वो अपने कटे हुए हाथ और पैरों को भी रीजनरेट कर पा रहे थे। इसलिए किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगे। यह सब चीजें देखकर लॉयड ग्रिम से पूछता है, मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को सेंस कर पा रहा हूँ, इनका माना लेवल बहुत कम है सिवाय उस बेयर वुल्फ को छोड़कर, फिर भी ये बाकी मॉन्स्टर्स अपने आप को इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे कर पा रहे हैं ग्रिम? लॉयड के सवाल पर ग्रिम थोड़ा सीरियस होकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये सारे मॉन्स्टर्स कमजोरी हैं, बट बेयर वुल्फ के अंदर जो डार्क राय है वो बिल्कुल भी नहीं। डार्क राय असल में उस श्राइन से बाहर निकल आया है जिसे ग्रीम कुछ समय पहले देखे जा रहा था। यहाँ पर ग्रीम बताता है कि डार्क राय को कई सालों पहले उस श्राइन के अंदर सील कर दिया गया था, क्योंकि डार्क राय एक ऐसा डीमन है जिसके पास अनलिमिटेड माना सोर्स है, यानी उसका माना कभी खत्म नहीं होता, यानी वो कई सालों तक फाइट कर सकता है। और वो अपने इन्फिनाइट माना सोर्स की मदद से ही इन सारे डीमंस को कंट्रोल भी कर रहा है और साथ ही में उनको रीजनरेट भी कर रहा है। और वो ऐसा कई सालों तक कर सकता है क्योंकि उसका माना कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर वो सारे डीमंस को वैसे ही कंट्रोल कर रहा है जैसे कोई पपेट मास्टर पपेट को कंट्रोल करता है। माना पपेट मैजिक के बारे में सुनते से ही लॉयड पूछता है ग्रीम से, तुम भी तो मॉन्स्टर हो, क्या तुम्हें ये स्पेल आता है? इस पर ग्रीम कहता है कि हाँ मुझे ये स्पेल आता है। तो इस पर लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे इसी वक्त ये सिखा सकते हो? इस पर ग्रीम कहता है कि इसको सीखने में काफ़ी समय लगता है और इस समय तुम्हारे दोस्त खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए इस मैजिक को सीखने के बजाय। इस पर लॉयड कहता है कि उसकी चिंता मत करो, ये संभाल लेंगे अपने आप को, प्लीज़ मुझे ये मैजिक स्पेल सिखा दो, ये बहुत ज़रूरी है ग्रीम। बार बार लॉयड के कहने पर ग्रीम मान जाता है उसे पपेट मास्टर मैजिक स्पेल सिखाने के लिए। इसके बाद लॉयड और ग्रीम एक बैरल के पीछे जाकर इस मैजिक स्पेल की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ अल्बर्ट, काओ और सिल्फी को भी अंदाजा लग चुका था कि वुल्फ ही उनका लीडर है। अगर उन्हें डीमंस को हराना है तो वुल्फ को खत्म करना होगा। सबसे पहले डीमन को मारने के लिए सिल्फी आगे आती है। सिल्फी को देखकर डीमन यानी डार्क राय कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझ पर हमला कर सकती हो, मैं अपने घाव को रीजनरेट कर लूंगा, बट मैं वापिस हमले में तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं उस बच्चे के ऊपर हमला करूंगा जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर डार्क राय लॉयड की बात कर रहा था। यहाँ पर डार्क राय से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी क्योंकि यह सुनकर सिल्फी को बहुत गुस्सा आ चुका था, क्योंकि सिल्फी लॉयड के ऊपर कोई भी खतरा नहीं चाहती थी। इसलिए सिल्फी बहुत ही गुस्से में डार्क राय और उस वुल्फ की बॉडी पर हमला करना शुरू कर देती है। इस जगह पर सिल्फी पलक झपकते से ही वुल्फ के सारे पैरों को काट कर धड़ से अलग कर देती है। यहाँ पर वुल्फ की बॉडी पर बहुत गहरी चोट आती है, इसलिए डार्क राय वुल्फ की बॉडी को रीजनरेट करने के लिए सारा माना यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके बाकी डीमन से रीजनरेशन की पावर चली जाती है। यह चीज एल्बर्ट और काओ भी नोटिस कर लेते हैं कि अब बाकी डीमन रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं। यह चीज समझकर एल्बर्ट सिल्फी से कहता है, बार बार उस बेयर वुल्फ पर हमला करो सिल्फी, तब तक हम इन सारे डीमंस को खत्म करते हैं। इन डीमंस की रीजनरेशन खत्म हो चुकी है, ये आसानी से अब मारे जा सकते हैं। तुम बेयर वुल्फ को संभालो, तब तक हम इन सारे डीमंस को खत्म करते हैं, फिर हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। यह चीज सुनकर सिल्फी ओके करती है और सिल्फी उस बेयर वुल्फ से कहती है, अब तुम समझ चुके होगे कि अब तुम्हारा खात्मा पास आ चुका है। यह कहकर सिल्फी उस बेयर वुल्फ की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसी सीन के दौरान हम दूसरी तरफ ग्रीम और लॉयड को देखते हैं, जहां पर ग्रीम लॉयड को मैजिक स्पेल सिखा रहा होता है। यहाँ पर ग्रीम लॉयड को समझा रहा होता है कि माना कंट्रोल पर बहुत ज्यादा फोकस लगाओ, उनसे कुछ चीज बनाने की कोशिश करो। और यह कहते हुए ग्रीम लॉयड को एग्जाम्पल दे रहा होता है। यहाँ पर लॉयड भी ग्रीम के एग्जाम्पल समझ जाता है और अपने माना से एक फ्लावर रेडी कर देता है। यह चीज देखकर ग्रीम हैरान हो जाता है कि लॉयड ने इतनी आसानी से माना कंट्रोल करना सीख लिया है। यहाँ पर लॉयड मैजिक स्पेल सीख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सिल्फी ने डार्क राय की बहुत बुरी हालत कर रखी थी। यहाँ पर उसने बेयर वुल्फ को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। बेयर वुल्फ के अंदर डार्क राय सोच रहा होता है कि आखिर सिल्फी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि सिल्फी डार्क राय को एक भी मौका नहीं दे रही थी हमला करने के लिए। यहाँ पर डार्क राय समझ जाता है कि अगर उसे सिल्फी को हराना है तो उसे लॉयड को खत्म करना होगा। इसलिए डार्क राय चिल्ला चिल्ला कर सिल्फी से कहने लगता है
कि मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी कमजोरी क्या है। मैं अब उस बच्चे को मार दूंगा जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो बेबी सीटर। मैं उस छोटे लड़के के ऑर्गन्स को बाहर निकाल कर खा जाऊंगा। मैं उसे अभी मारने वाला हूँ। यहाँ कहकर डार्कराय बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देता है ताकि सिल्फी उसे ना देख पाए। पर यहाँ पर सिल्फी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि डार्कराय उससे लड़ने की बजाय लोइड को मारने की कोशिश करना चाहता है। यहाँ पर डार्कराय सोचता है कि उसने सिल्फी को गुमराह कर दिया है और डार्कराय सिल्फी के ऊपर पीछे से हमला कर उसे खा जाता है। उसे खाते से ही डार्कराय को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जीत चुका है और वो कहता है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, उन्हें बातों से बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर डार्कराय यह कहता ही है कि अंदर पेट में से सिल्फी कहती है, तुम किस बेवकूफ की बात कर रहे हो। यहाँ पर सिल्फी यह कहते से ही डार्कराय के पेट के अंदर से ही तलवार चलाना शुरू कर देती है। कुछ देर में ही सिल्फी बेयरवुल्फ के पेट को चीरकर वेयरवुल्फ के पेट से बाहर आ जाती है। बाहर आते से सिल्फी बिना कोई देरी करे सीधा बेयरवुल्फ के चेहरे को भी काट कर धड़ से अलग कर देती है, जिस वजह से डार्कराय बेयरवुल्फ की बॉडी से बाहर आ जाता है। डार्कराय को देखकर सिल्फी कहती है कि मैंने तो तुम्हें एक्सपोज कर दिया, इतने बड़े मॉन्स्टर के अंदर ये छोटा सा डीमन था। यहाँ पर सिल्फी के इस अटैक और एटीट्यूड को देखकर वहाँ के सारे लोग डरने लगते हैं कि सिल्फी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बेबी सीटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यहाँ पर लोइड सिल्फी को देखकर कहता है तो सिल्फी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लोइड सिर्फ नॉर्मली कह रहा था कि वहां पर ग्रीम की फटके 4 हो चुकी थी। वो बहुत डर रहा था, उसे लग रहा था कहीं सिल्फी को पता ना चल जाए कि वो भी एक डीमन है, वरना उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। इसी बीच सिल्फी डार्कराय से कहती है, तुम 7th प्रिंस को मारना चाहते थे, मेरे होते हुए उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब तुम्हारा समय है खत्म होने का। और यह कहकर सिल्फी डार्कराय के गले पर अपनी स्वाड रख देती है। यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि डार्कराय पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। पर जैसे ही सिल्फी उसे मारने वाली होती है कि तभी डार्कराय अपने मुंह से एक अजीब तरह का धुआं निकालना शुरू कर देता है जो सिल्फी के चारों ओर फैल जाता है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ एल्बर्ट और काओ को देखते हैं जिन्होंने उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है जिन्हें डार्कराय कंट्रोल कर रहा था। इन सारे डीमंस को खत्म करने के बाद एल्बर्ट काओ और नाइट से कहता है कि इन्हें तो हमने खत्म कर दिया है, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हमें उस डार्कराय का भी खात्मा करना होगा, हमें जल्द से जल्द सिल्फी के पास जाना होगा। जैसे ही एल्बर्ट यह कहता है हम देखते हैं कि डार्कराय का वो धुआं एल्बर्ट और नाइट्स के पास भी पहुंच चुका है। यहाँ पर जैसे ही एल्बर्ट और नाइट्स उस धुएं को इनहेल करते हैं वैसे ही उनकी बॉडी अटक जाती है और वो धीरे धीरे कर डार्कराय के कंट्रोल में आने लगते हैं। यहाँ पर काओ ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है, इसलिए डार्कराय का धुआं काओ पर वर्क नहीं करता। इसी बीच हम दूसरी तरफ सिल्फी को देखते हैं जिसकी हालत यहाँ पर बहुत बुरी हो चुकी थी। यहाँ पर डार्कराय अगर एक भी हमला और करेगा तो सिल्फी यहाँ पर मारी जाएगी। यहाँ पर सिल्फी को देखकर डार्कराय बहुत खुश होता है और वो कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसान, अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। क्या कहा था तुमने? मेरा मरने का समय आ गया है? नहीं, तुम्हारा मरने का समय आ गया है, मामूली इंसान। यहाँ कहते से ही डार्कराय सिल्फी के ऊपर हमला कर देता है और इसी सीन को दिखाते हुए ट्रिपल एस रैंक सोर्सरर का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या सिल्फी बच पाएगी और इसी के साथ सिल्फी के कई सारे राज कि वो कैसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास इतना ज्यादा माना कैसे है, और क्या लोइड नंबर 1 सोर्सरर बन पाएगा। सब कुछ जानेंगे पार्ट 2 में।